उस दिन हमने बात करी थी TDS की। अब TDS के मैटर में सबसे पहले हमने देखा था कि क्या TDS क्यों इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, क्यों इंट्रोड्यूस किया शिखर? मतलब कोई अपनी सैलरी छुपा ना ले एक तरह से, कोई अपनी इनकम हाइड नहीं कर ले, कंसील नहीं कर ले, इसीलिए हमने क्या करा, उस इनकम पे TDS काटना शुरू कर दिया, जिससे गवर्नमेंट के पोर्टल पे वो रिफ्लेक्ट करे और SSC उसको क्लेम करे। ठीक है। नंबर 2, वेरियस वेज होते हैं टैक्स डिडक्ट करने के। तो किस किस वे में कलेक्ट करती है गवर्नमेंट टैक्सेस? क्या 4 वेज हैं? TDS, PCS, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स। इन 4 तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। पर जैसे ही एसएससी अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो वो क्लेम भी कर सकते हैं अगर रिफंड बनता है तो। ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ फॉर्म्स। हमारे TDS के कौन कौन से फॉर्म्स थे अंजलि? 24Q और 26Q। 24Q और 26Q। 24Q मैडम किसके लिए होता है? सैलरी सैलरी के लिए। 26Q अदर देन सैलरी के लिए। एक फॉर्म मैं बताती हूँ, एक फॉर्म होता है 27Q। 27Q जो भरा जाता है वो भरा जाता है नॉन रेजिडेंट के केस में। अभी तक हमने जो बात करी थी 24Q और 26Q की, वो सिर्फ रेजिडेंट के केस में बात करी थी। अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है और वो उसका हमें TDS डिडक्ट करना है और फॉर्म रिटर्न फाइल करके भेजनी है, तो हम किस फॉर्म में भेजेंगे? 24Q या 26Q। अदरवाइज NR है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसके केस में 27Q में फाइल करते हैं। ठीक है। अभी बात आती है कि अब इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जो TDS काटती है, और TDS जिसका कटता है उनको हम क्या बोलते हैं? डिडक्टर और डिडक्टी। डिडक्टर कौन होता है? जो काटता है। और डिडक्टी जिसका कटता है। ठीक है। अब जो सैलरी वाला फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म होता है जिसमें TDS की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करती है? 2 फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 16 और अदर देन सैलरी वाले कौन से होते हैं? फॉर्म 16A। इन दोनों की क्यूमुलेटिव इंफॉर्मेशन कहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है? 26AS में। ठीक है। सैलरी वाले का फॉर्म होता है एनुअल फॉर्म, जो साल में एक बार मिलता है सैलरी को, वो होता है फॉर्म 16। फॉर्म 16A जो मिलता है वो मिलता है क्वार्टरली। और इन दोनों की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जितना भी TDS डिडक्ट होता है वो दोनों क्यूमुलेटिव होती है, फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं डेट्स की। अगर मान लो सितंबर का TDS है तो मैं किस डेट को जमा कराऊंगी ज्योति? किस डेट को? अक्टूबर में। 7 अक्टूबर तक मुझे अपना TDS जमा कराना है, चाहे मैं 7 को कराऊँ चाहे उससे पहले कराऊँ। ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूँ दिसंबर की, मुझे दिसंबर का TDS डिडक्ट करना है तो मैं शिखर कौन सी डेट तक कराऊंगी? 7 जनवरी। वहीं अगर हम बात करें कि हमें अगर मार्च का डिडक्ट कराना है तो हम कब तक कराएंगे अंजलि? नहीं, सॉरी वो तो 7 अप्रैल तक रहेगा। रिटर्न फाइल हमारी 15 मई को। इसमें 2 डेट्स होती हैं एक्चुअली, शायद मैंने नहीं बताया मुझे याद नहीं है। मार्च के केस में 2 डेट्स होती है, एक होती है 7 अप्रैल, एक होती है 30 अप्रैल। अगर गवर्नमेंट वाले केसेस होते हैं तो 7 अप्रैल तक जाते हैं, अदर देन गवर्नमेंट के केस में कब तक जाता है? 30 अप्रैल तक। तो हमारे लिए जो डेट्स होंगी वो कौन सी होगी? 30 अप्रैल की। तो हम जो पेमेंट कराएंगे वो 7 तारीख को नहीं कराएंगे, वो हम कराएंगे 30 अप्रैल को। क्लियर है मैडम? वहीं हम बात करें TDS रिटर्न्स की, तो TDS रिटर्न का जैसे Q1 है तो Q2 की डेट्स कब जाएंगी? मतलब Q1 की जो रिटर्न फाइलिंग है हमने अप्रैल मई जून, 15 जुलाई। देखो अप्रैल मई जून, अप्रैल का जो चालाना मन जमा करेंगे वो करेंगे 7 मई को, मई का हम करेंगे 7 जून को, जून का हम करेंगे 7 जुलाई का। ये तो हमारी TDS की। अब ये जो 3 महीने की रिटर्न गई है वो एक रिटर्न में हम रिफ्लेक्ट कर दिए सारी एंट्रियाँ। उसमें तो हमने सिर्फ चालान जमा कराया है। चालान मतलब इस सेक्शन में मेरे 10,000 रुपये जमा करने हैं तो मैं 10,000 रुपये का चालान भेज दिया, जमा कर दिया। पर अगर मुझे ये बताना है कि 10,000 रुपये का अमाउंट किसका है, वो एंट्री हम जब दिखाएंगे तो हम किस में दिखाएंगे? क्वार्टरली रिटर्न में। तो वो क्वार्टरली रिटर्न जो जाएगी उसकी डेट क्या होती है? नहीं होती उसकी 15 उसकी होती है 31 जुलाई। मैंने उस दिन डेट्स तो मैं TCS वाली बता दी। इसमें 2 होती है, एक TDS होती है, एक TCS होती है। इसमें जो जाएगी रिटर्न 31 को जाती है। ये चारों रिटर्न 31 को जाती हैं। और 31 किस महीने में आता है? 31 जुलाई, फिर जुलाई अगर सितंबर का अक्टूबर, 31 अक्टूबर, फिर दिसंबर तक के बाद जनवरी। और पर लेकिन जो मार्च तक का जाता है उसमें गवर्नमेंट हमें 2 महीने देती है। 30 अप्रैल तक तो हम क्या करते हैं?
कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक तो हम चालान जमा कराते हैं, फिर 1 महीना और दे देते हैं, तो 31 मई तक हमें अपनी रिटर्न्स फाइल करनी होती है। ये सब क्लियर है, इतना यहाँ तक सब क्लियर है। तो अभी अगर मैं बात करूँ, ये मेरा क्या चल रहा है नवंबर, तो नवंबर में कौन से मंथ का चालान जाएगा? चालान किसका जाएगा? अक्टूबर का जाएगा। अक्टूबर का या अक्टूबर के पीछे का जो हमने नहीं फाइल किया है विद इंटरेस्ट एंड लेट फीस, अक्टूबर का चला जाएगा 7 नवंबर तक। अब हमारी ये वाले जो क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसकी रिटर्न कब जाएगी हमारी? जनवरी 31। नहीं, आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। फिर हमने कुछ अपने एग्जाम्पल्स देखे थे कि किस तरीके से हम TDS काटते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई थी हम कैसे TDS काटते हैं। TDS ये क्लियर हो गई थी हम TDS कैसे काटते हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ का कटता है, कैसे कैसे कटता है। जैसे मैडम आपको डाउट था कि मैडम ये तो हमारा थ्योरेटिकल हो गया, अब प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल के केस में हमने किसका एग्जाम्पल लिया था? निर्मल का लिया था। तो निर्मल वाला क्लियर हो गया था हम कैसे काटते हैं। हम खर्चों पे काटते हैं जो सामने वाले के लिए इनकम बनती है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, वो हमारा खर्चा रेंट था। जैसे मैंने मान लीजिए एक शॉप है या एक ऑफिस है, अपने किराए पे लिया अपना काम करने के लिए, मेरे लिए वो क्या है? खर्चा है। मैं क्या करूँगी? पेमेंट करूँगी। तो मैं जब पेमेंट करूँगी ना तो TDS काट के पेमेंट करूँगी, तो सामने वाले के लिए वो क्या है? उसकी इनकम है। तो उसे जो पैसा मिलेगा ना, उसे कट के पैसा मिलेगा, तो बचा हुआ पैसा वो किससे लेगा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से रिटर्न फाइल करेगा तो गवर्नमेंट से क्लेम करेगा। क्लियर है? मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे से आ गया TDS, थोड़ा सा आ गया। अब हमको सेक्शंस देखते हैं। सेक्शंस इन TDS। सबसे पहला सेक्शन आता है 192। 192 सेक्शन होता है TDS ऑन सैलरी। आपने देखा है जब हम अपनी 31 जुलाई की जो रिटर्न्स फाइल करते हैं तो उसमें सैलरी पे TDS कटता है। जैसे मान लो कोई है जो बैंक में जॉब करता है या किसी कंपनी में जॉब करता है, उसका 10 लाख का पैकेज है तो 10 लाख रुपए पे TDS कटता है। फॉर्म 16 आता है हमारे पास, आपने देखा होगा। तो वो कौन से सेक्शन में कटता है? आप हमेशा नोटिस करोगे वो सैलरी वाला जो सेक्शन है वो होता है सेक्शन 192 सेक्शन। अब इस पर TDS कैसे कटता है? इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिट के हिसाब से नहीं है, इसमें स्लैब रेट के हिसाब से कटता है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ, हमने रेंट की बात करी थी, तो रेंट के केस में कितनी लिमिट थी हमारी? 2,40,000 रेंट की लिमिट थी हमारी। अगर 2,40,000 से एक्सीड करेगा तो हम TDS काटेंगे, इसमें लिमिट नहीं है। इसमें कहा गया है कि बेसिक अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एक्सीड एग्जेम्पशन लिमिट। मतलब जितना, जहाँ तक गवर्नमेंट ने आपको छूट दी है, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए तौर पे कहूँ कि हमारी इनकम कहाँ तक छूट होती है इनकम टैक्स में? 5 लाख तक होती है, 7 लाख की होती है। 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर 7 लाख 1 रुपये हो गया तो फिर टैक्स लग जाएगा। तो इस केस में अगर किसी की सैलरी 7 लाख तक की है तो 7 लाख तक के लिए उसके लिए कोई टैक्स नहीं है, सैलरी पे कोई TDS नहीं कटेगा। पर उसकी इनकम अगर 7 लाख से बढ़ गई तो उसके ऊपर टैक्स कटेगा। कैसे टैक्स कटेगा? जैसे कि हम कंप्यूटेशन जब बनाते हैं ना, जो टैक्स स्लैब्स आते हैं कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 3 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स हमें पे करना है, फिर 5 से 7.5 तक ऐसे कर करके जो रेट्स आते हैं 7.5% टैक्स पे करना है। तो TDS के केस में, सैलरी के केस में सिर्फ एक वो लिमिट दी गई है जिस पे हम टैक्स जमा करते हैं। नहीं समझे? जैसे मान लो मेरी सैलरी 5 लाख रुपए है और छूट मेरी कितनी है? अगर मैं न्यू रिजीम की बात करूँ तो 7 लाख रुपए छूट है, तो जो मेरा डिडक्ट होगा TDS वो कुछ डिडक्ट नहीं होगा। मतलब हमें ये सोचना है हमारी सैलरी उस हिसाब से चलेगी जिस हिसाब से हम कंपटीशन बनाते हैं। नहीं समझे? वो काटेंगे कि सामने वाला? वो काटेंगे ही नहीं। वो क्या करेंगे? वो लिख देंगे हमारी 7 लाख बेसिक सैलरी है, या जो भी कॉम्पोनेंट्स है सारे कॉम्पोनेंट्स खोल देंगे। उसके बाद वो टैक्स लगा देंगे, टैक्स भी बनेगा, पर हमें क्या मिलता है? रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A। तो वहाँ पे जाके हमारा टैक्स क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। अब मान लीजिए मेरे 2 एम्प्लॉयर हैं, मैंने 2 जगह नौकरी करी, एम्प्लॉयर 1 एम्प्लॉयर 2। यहाँ पे मैंने 5 मंथ्स काम किया, यहाँ मैंने 7 मंथ्स काम किया। यहाँ पे मुझे सैलरी मिली 5.5 लाख रुपये, यहाँ पे मुझे मिली 4.5 लाख रुपये। तो क्या मेरा TDS कटेगा इस केस में? कटेगा।
सैलरी हमारी इनकम तो हो ही रही है ना। सैलरी मैडम TDS कटेगा हमारा? नहीं नहीं कटेगा, ठीक है। शैलजा मैडम ने कहा नहीं कटेगा। ज्योति, अभी ज्योति आपके लिए नया है शायद कॉन्सेप्ट, नया है। शिखर का क्या व्यू है? शिखर TDS कटेगा नहीं कटेगा? अगर मैंने फर्स्ट एम्प्लॉयर के जॉब करी, वहाँ मुझे 5.5 लाख रुपए मिले 5 महीने के। फिर मैंने 7 महीने काम किया, वहाँ मुझे 4.5 लाख रुपए मिले। तो इस केस में मेरा TDS कटेगा नहीं कटेगा? वैसे तो नहीं कटने। नहीं कटेगा, ठीक है। अंजलि, सोचिए आप दो, सोच। टोटल इनकम के हिसाब से तो कटना चाहिए। सेपरेट आप कह रहे हो एग्जाम्पशन लिमिट के बाहर अंदर है तो नहीं कटेगा, टोटल पे तो कटना चाहिए। यस और नो इन वन वर्ड? वो दोनों एम्प्लॉयर नहीं काटेंगे उनके हिसाब से, ठीक है, फिर नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। अंजलि ने भी कहा नहीं कटेगा। आपको वहाँ पे होम लोन की इंटरेस्ट भी देखने को मिलती होगी, मिलती है। ATC की डिडक्शंस देखने को मिलती होंगी, मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन आपको 80D में देखने को मिलती है। देखिए फॉर्म 60 में नोटिस किया नहीं किया है मैडम आपने? तो वो कैसे मिलती है? एम्प्लॉयर आपसे पूरे डिक्लेरेशन फॉर्म दे देता है आपको कि आप अपनी इनकम बता दीजिए, आपकी कितनी कितनी इनकम है पूरे साल में, कितनी कितनी एग्जेम्पशन लिमिट है, कितना कितना आपने डिडक्शंस क्लेम करे हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करवाने के बाद हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं एम्प्लॉयर को। वो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, फिर हमारा फॉर्म 16 में सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं और फिर उसके बेसिस पे हमारा टैक्स बनाते हैं, रिफंड बनाते हैं, वॉटेवर। अब बात ये सोचो ना कि जब हमारे पास फॉर्म 16 आता है तो उसमें हमारी अदर इनकम भी आती है लिखी हुई, तो उनके पास कहाँ से आई अदर इनकम यही हमारी? होती है वो, ये अदर इनकम यही होती है क्या होती है? जो मतलब किसी और एम्प्लॉयर के यहाँ पे नहीं। होती है। ये सैलरी इनकम में ही आएगी, ये आपकी सैलरी इनकम में ही आएगी। ये अदर इनकम आपने देखा होगा, अदर इनकम होती है जैसे इंटरेस्ट ऑन हाउस, सॉरी अदर इनकम इन सेंस जैसे मान लो कहीं से रेंट आ रहा है मेरे पास तो वो इनकम इंक्लूड होती है, कोई FDR से इंटरेस्ट आई मेरी, वो सब फिगर आप सोचो एम्प्लॉयर के पास आएगी कहाँ से? जब हम देंगे तभी तो एम्प्लॉयर के पास आएगी। TDS इस पे काटेगा, दूसरे एम्प्लॉयर का तो TDS थोड़ी काटेगा, वो अपना ही तो काटेगा सिर्फ। क्यों? वो इनकम पे क्यों काटेगा? दोस्त ने दिए सामने वाले ने, वो लास्ट वाली सैलरी में से काट सकता है, उसे पूरी लाइबिलिटी है। वो तो अच्छा, कट काट किस सकता पर है। आया है? देखो मान लो सपोज इसने लास्ट मंथ में 40,000 रुपये सैलरी दी और उस 40,000 में से इसका जो टैक्स बन रहा है 20,000 रुपये टैक्स बन रहा है, तो ये क्या करेगा, लेस करके टैक्स पे कर देगा। ये तो असेसी तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, कंसेंट के ऊपर कंसेंट असेसी तो डिक्लेरेशन दे रहा है कि सर मेरी टोटल इतनी है, तो उस टोटल के बेस पे वो उसमें से उसका adjustment टैक्स कर बनेगा और देंगे। एडजस्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर है ये 192 सेक्शन। तो आप जब भी आप अपने 26 ईयर्स देखेंगे तो आपको एनालाइज करना है कि कौन सी इनकम है, सैलरी इनकम है कि नॉन सैलरी इनकम है। ठीक है, एक चीज़ और है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग अब सबके ना TDS काटेंगे। अगर कोई आपको अपना पैन नंबर नहीं देता है, आपका जो TDS डिडक्ट होता है पैन नंबर की बेसिस पे होता है, अगर कोई पैन नंबर आपको नहीं देता है तो आपकी लाइबिलिटी पता है कितनी है उसका TDS काटने की? 20%। ज़्यादा काट सकते हैं। तो वैसे कितना? अगर मान लीजिए किसी केस में हमारा 2% है या फिर 10% है जो हमें काटना है, तो उस केस में ना 2 लगेगा ना 10 लगेगा, उस केस में 20% टैक्स लगेगा। पैन नंबर नहीं है। पैन नंबर नहीं है या पैन आधार लिंक नहीं है, तो इसलिए मैंने तुमसे कही थी बल्क वेरिफिकेशन कर लेना एक बार पैन आधार और के। वो बताया नहीं तो था। फर्स्ट टाइम में नहीं होंगे, अब सेकंड टाइम में इन्फॉर्मेशन आप डालोगे तो वो ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे, तो वो अपने आप बता देता है हमारा सॉफ्टवेयर कि ये वेरीफाइड नहीं है, इस केस में 20% एप्लीकेबल है। ठीक है, हमने उस दिन इंटरेस्ट की और बात करी थी, क्या रेट्स थे इंटरेस्ट के? 1 और 1.5% का था। 1% कब का था? जैसे हमने नहीं काटा है सामने वाले का तो 1% था, डिपार्टमेंट का 1.5% था। अगर हमने काटा ही नहीं है, मुझे काटना है तो 10 तारीख को, मैंने काटा है 20 तारीख को, तो डिडक्शन से लेके डिडक्टेड तक की डेट का मुझे कितना पेमेंट करना है? 1%। और मैंने काट के भी जेब में रख लिया, कॉमेंट को नहीं, जब केस में कितना है 1.5% पर मंथ। अगर एक दिन भी ऊपर हो गया तो पूरे महीने की पेनल्टी लगेगी।
अगर एक दिन भी ऊपर हो गया तो 1 महीने की पेनल्टी लगेगी। आप ऐसा नहीं करोगे इंटू 1% डिवाइड बाई 30। क्लियर है? अगर 5 डेज ऊपर होंगे तो आप ऐसा नहीं करोगे 1% इंटू 5 डिवाइड बाई 30। आप कंप्लीट मंथ का लगा दोगे इंटू 1%। क्लियर? और कोई चीज़ जो मैं भूल रही हूँ लास्ट टाइम की जो मैंने नहीं बताया हो? हमने फ्रेट नहीं बताया, फ्रेट का जो फ्रेट बताया, फ्रेट बताया। सैलरी के केस में हम जब टीडीएस काटेंगे या कटेगा तो सारी इनकम इंक्लूड होगी उसमें। हमें जो हमें बेनिफिट मिले वो तक इंक्लूड होगी। बेनिफिट जैसे ही मुझे कार अलाउंस मिला, मुझे कोई परक्यूजिट्स मिले, मुझे एजुकेशन लोन बच्चों के लिए कुछ मिला, उस पर इंटरेस्ट वेवर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद जो एक्चुअल बनेगा मेरा, उस पर मेरा टीडीएस डिडक्ट होगा। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कार अलाउंस मिला, मुझे उसकी छूट मिल गई तो उसे लेस करके होगा, वो नहीं होगा, पूरा टोटल होगा। मतलब उसमें से जितना बनना था वो टीडीएस लेस सब करके। टोटल है उसमें। अब हमारा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन तो मैं बताती हूँ 194A। तुमने देखा 194A में बैंक्स जनरली काटती हैं टीडीएस। हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस, बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस, पीएनबी, ये सब नाम आते हैं उसमें, 194A में आते हैं। तो जब भी हमें इंटरेस्ट मिल रही होती है किस पे? डिपॉजिट्स पे। कहाँ से? बैंक्स, चाहे वो बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो, इन लोगों से अगर हमें इंटरेस्ट मिल रही होती है तो इस केस में हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है 10%। शिखर, जैसे तुमने अपनी एफडीआर करा रखी है 4 लाख रुपए की, ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलती है मान लो फॉर एग्जांपल 45,000 रुपीज़ पर एनम। पूरे साल में आपको 45,000 रुपये मिले 4 लाख की एफडी पे, तो इस केस में बैंक आपका टीडीएस कितना काटेगी? 4,500 रुपये काट लेगी और आपको बैंक में कितना पेमेंट कर देगी? 40,500 रुपये। अगर मान लो सपोज अंजलि की एफडी है 1 लाख रुपए, आपने एफडी का तो बता दे, कैश डिपॉजिट पे क्यों कट रहा है? बता रही हूँ, वो बता रही हूँ, सारे सेक्शंस हैं, वो 194 आर में है, 194 एन में है। 1 लाख रुपए अंजलि ने जमा करवाए एफडी पे बैंक में, उस पर अंजलि को इंटरेस्ट मिली 10,000 रुपीज़, तो अंजलि का टीडीएस कितना कटेगा? 1,000 रुपये। कुछ भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें लिमिट है। अगर 40,000 की ब्याज मिलेगी 40 से 40 से ऊपर तो 10% का टीडीएस है। अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये। सीनियर सिटीजन मतलब किसी की 60 साल से ऊपर हो गई, उसे हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं। अब जैसे किसी ने अलग अलग बैंकों में करा रखी है तो उसमें कैसे मतलब कटेगा? अलग अलग बैंकों में करा रही है। देखिए, जैसे एक हमारी बैंक है, बैंक 1, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ये सब है। ठीक है। तो बैंक वाले अपने हिसाब से ही काटेंगे। वैसे कटनी तो जो चाहिए वो टोटल 40,000 के ऊपर कटती है। तो बैंक में अगर यहाँ 20,000 मिल रहे हैं, यहाँ 30,000 मिल रहे हैं, तो वो तो अपनी लिमिट्स देखेंगे बैंक वाले कि ये 20 है, ये 30 है। कोई पेन बेसिस पे नहीं देखता है, तो वो नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे, पेन बेसिस पे देखा जाता है। पर ओवरऑल जो लिमिट दी हुई है वो 40,000 रुपये दी है। ऐसा नहीं कहा कि 40,000 रुपये इस बैंक से, 40,000 रुपये इस बैंक से। तो अगर ऐसे तो टीडीएस बचने के लिए इंसान अलग अलग बैंक में करवाता कि मेरा रिपोर्ट होगा ही नहीं 26 CS में। तो इसलिए क्या टोटल बताया गया है कि अगर आपकी इंटरेस्ट 40,000 से एक्सीड करती है तो आपका टीडीएस बनेगा, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये। कोई नहीं काटेगा, अलग अलग बैंक तो काटेगी नहीं काटेगी, कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। फिर हमेशा देख लेना, आप 2 जगह एफडी करवाना, अलग अलग इंटरेस्ट आएगी और काटेगा कोई। बैंक से माइनस हो जाता है वो, हम टीडीएस के अमाउंट में डालते हैं ना उसे। खर्चा हो गया, क्या खर्चा हो तो गया? भाई वापस नहीं मिल रहा है तुम्हें? वापस आप कह रहे हो ना मिल नहीं रहा है वापस, मिल नहीं रहा है वापस? इनकम टैक्स में नहीं मिल रहा। इनकम टैक्स से मिलेगा ना। अभी आपने कहा ना एप्लीकेबल नहीं है। नहीं उसमें कुछ शो नहीं कर सकता आपको इनकम किस चीज़ नहीं, की है। एक चीज़ बताओ ना, देखो जैसे 194C में हमारा टीडीएस कटा, तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे? उसकी एंट्री कैसी तो करेंगे जब हमारे 26 CS में रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कमीशन हमारी इनकम है, तो कमीशन इनकम हमारी क्रेडिट हो गई, टीडीएस हमारा डेबिट हो गया। आप कैश के बारे में सोचो, कैश कटा
टीडीएस कटा तो हमने टीडीएस डेबिट कर दिया, तो 2 में हम क्या खर्चा दिखाएंगे? हम 2 में कैश ही तो आएगा, खर्चा थोड़ी ना दिखाएंगे। बैंक आएगा, बैंक अकाउंट हमारा कटेगा, बैंक या कैश आएगा। तो क्या कोई भी आइटम ऐसा हुआ, कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसा है जो हम रिपोर्ट कर सकें? नहीं। कैश बैंक है ना मैडम, ना तो कोई कमीशन नाम से आया ना किसी नाम से आया, वो ना बैंक को rate, कैश ना आया, rent, ना कुछ भी नहीं है। इसीलिए क्या है, ना हमारा खर्चा है ना हमारी इनकम है। ये जस्ट ट्रेस करा हुआ है, ये ट्रेस करने के लिए कि कितना कैश बैंक से विड्रॉ हो, एक लिमिट लगाने के लिए कि हम इतना होगा तो हम इसके आगे जो आपका टीडीएस काट सकते। क्लियर है? 194 आई मैंने बता ही दिया था। रेंट वाला 2% कटता है उस पर, और 10% प्लांट एंड मशीनरी के केस पे कटता है। लास्ट वाले ठीक है, आज इतने सेक्शंस करें, कल की क्लास रख लेते हैं। कल हम 194C डिस्कस करेंगे, वो एलेबोरेशन में करेंगे 194C में, क्योंकि मेन जो टीडीएस हमारे डिडक्ट होते हैं ना, मेन वो 194C में ही होते हैं। वो सबसे बड़ा सेक्शन है, सबसे बड़ा सेक्शन है वो। अब तुम देख रहे होंगे ब्लॉक पीरियड वाला भी 194C में काट रहा है, जॉब वर्क वाला भी 194C में काट रहा है। तो ये सब लोग क्या आते हैं 194C में आते हैं। एक सेक्शन और बता देती हूँ आपको, 194J। जे मतलब हुआ प्रोफेशनल, जे मतलब हुआ प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। प्रोफेशनल यानी प्रोफेशन, जैसे हमारा सीए क्या है, एक प्रोफेशन है, डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है, आर्किटेक्ट क्या है, एक प्रोफेशन है। ये सब क्या प्रोफेशन। अगर इन लोगों को कोई इनकम आप पे करोगे, इनको कोई फीस पे करोगे आप, तो वो क्या होगा, उसमें टीडीएस कटेगा 10% का। समझ गए? ये भी कोई लिमिट होती है? हाँ, इसमें लिमिट होती है 30,000 रुपीज़। अगर जैसे ही 30,000 से बढ़ गया, 30,000 या 30,000 से बढ़ गया, पर पर्सन नहीं, हाँ मतलब पर पर्सन। जैसे कोई इंडिविजुअल हमें पेमेंट कर रहा है 30,000 रुपये का पूरे साल में, 30,000 100 रुपये पे करे तो हमारी पूरी लाइबिलिटी बन गई 30,000 100 पे कितना 10%, 3010, 3001। सेकेंड पार्टी का उसने 1 लाख का पेमेंट किया तो उसकी लाइबिलिटी बन गई पेमेंट करने की, वो कितना 10% टीडीएस काट के हमें पेमेंट करेंगे। क्लियर है? एक सिंगल का होगा, मतलब सिंगल का मतलब एक इंसान का पूरे साल में देखा जाएगा कितना पेमेंट करना है, हमें कितनी प्रोफेशनल इनकम मिल रही है, तो वो 194J में इंक्लूड होता है। इसी का पार्ट होता है टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विस मतलब हुआ टेक्निकल, कोई भी वेबसाइट हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, उसमें कोई टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं, रिपेयर वगैरह कर रहे हैं, टेक्निकली कुछ कर रहे हैं, उस केस में 2% डिडक्ट होता है। जैसे मान लीजिए किसी हमने टेक्निकल सर्विस दी और हमने पेमेंट करा 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए पे 2% कट जाएगा। 2,000 रुपये। क्लियर है? तो ये सेक्शन 192 इम्पॉर्टेंट है, जो आपको देखने को मिलेगा 26 ईयर्स में। 194A मिलेगा, 194J मिलेगा, जे भी मिलता है, जे भी नोटिस करा होगा, जे मैं दिखाऊंगी। 194N मिलता है कैश विड्रॉल का, और 194C मिलता है, सी सबसे ज़्यादा मिलता है। 194Q भी मिलता है, 194R भी मिलता है। पर इतने सारे सेक्शंस क्या माइंड में ना सब भर जाएंगे, तो 194 याद रहेगा, तो इसीलिए हमें बस थोड़े थोड़े करके करने हैं। तो पहले 192 किया, 194A किया, 194J किया और 194H किया। इतने ही कर दो, वैसे बहुत होते हैं। इंश्योरेंस कमीशन वाले हमें पेमेंट करते हैं, पॉलिसी मैच्योर होती है, 194D में मिलता है वो, तो डी में जाता है। डिविडेंड मिल रहा होता है हमें, अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है 5,000 से ज़्यादा है तो वो काटती है। तुम लोग कह रहे थे ना कि हमें दिखता नहीं है, ज़ीरो लिखा हुआ होता है, मतलब डिविडेंड के केस में देखना। डिविडेंड के केस में 193 में सेक्शन में कंपनी का नाम लिखा होता है और 40 रुपये मानो डिविडेंड आया होता है, और टीडीएस कितना होता है 0, मतलब वो इनकम रिपोर्ट करती है कंपनी की 40 रुपये हमने इसे डिविडेंड दिया। काटते नहीं है इस केस में, वो काटते नहीं है पर रिपोर्ट करते हैं। वो कितना है, वो किसके थ्रू करते हैं, 15G 15H के फॉर्म के थ्रू। डिविडेंड भी नोटिस करना, ये चीज़ डिविडेंड में मिल जाएगी आपको।
इसमें डिविडेंड केस का सेक्शन होता है 193। अगर कोई कंपनी हमें डिविडेंड पे कर रही होती है मान लीजिए, तो कंपनी डिविडेंड पे करेगी या 5,000 से ज़्यादा का डिविडेंड पे करेगी, तो उस केस में कितना TDS काट लेगी वो? 10% TDS कटता है इसमें। क्लियर है?